पीपीटी नाउन सेंड करूँ आपको? गुड आफ्टरनून। तो हमने लास्ट क्लास में नाउन के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन को क्या बताया था हमने, नेमिंग वर्ड्स। और नाउन में भी हमने सबसे पहले क्या देखा था, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, एग्जैक्ट नेम। क्या होता है, एग्जैक्ट नेम। और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने देखी थी कि आपके सेंटेंस में जब आप प्रॉपर नाउन लिखते हो तो उसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल्स। ठीक है, फिर हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन के साथ जो वर्ब यूज करोगे वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर उसमें होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने देखा था कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा हो तो आप उससे पहले क्या यूज कर लेते हो, द, डेफिनेट आर्टिकल द। अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन जैसे देखो मैंने लिखा सीमा, रीमा, सुनीता, अनीता, या और भी नाम आप लड़कियों के ले सकते हो। तो इन नाम से आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँ ये सीमा, अगर किसी पर्टिकुलर लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सीमा, तो ये प्रॉपर नाउन है। रीमा भी प्रॉपर नाउन है, सुनीता भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। और ये नाम से आपको क्या पता चल रहा है, लड़की का नाम है, ये लड़कियों का नाम है। तो गर्ल हमने इनको बोला। इन द सेम मैनर आप और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने यहां लिखा रमेश, सुरेश, रवि, नीरज, जो भी आपको नाम यहाँ पर लेने हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है अपने आप में। और ये नाम आपको क्या पता चल रहा है, लड़के का नाम है, बॉय का नाम है ये। ठीक है, समझ गए। इन द सेम मैनर अगर मैं और लिखूं दिल्ली, मुंबई, मुंबई और आपका जयपुर, तो ये सब क्या है, शहर है। तो ये किसके नाम है, सिटी के। ये अपने आप में सब प्रॉपर नाउन है ना। पर्टिकुलर शहर का नाम है और अपने आप में क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। इनके कॉमन नाउन भी आपने खुद ही मुझे बता दिए कि ये लड़कियों के नाम है, तो कॉमन नाउन क्या होगा, गर्ल। रमेश सुरेश लड़के का नाम है तो बॉय। और ये दिल्ली मुंबई जयपुर ये क्या है, सिटी। ठीक है, ये किस चीज की बुक है, हिंदी की है ना, राघव प्रकाश, राघव प्रकाश, बीके रस्तोगी, लक्ष्मीकांत, ये सब क्या है, बुक्स हैं प्रॉपर नाउन के फॉर्म में। और वैसे कलेक्टिवली आप इनको क्या कह रहे हो, बुक्स। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन जो है आपको इन एग्जाम्पल से ही पता चल गया होगा कि ये क्या करता है, पूरी स्पीशीज के बारे में आपको बताता है। क्या करता है,
पूरी जाति का बोध ये आपको करवाता है, और वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके सेंटेंस में क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, आपके सेंटेंस में मान लीजिए कोई कॉमन नाउन है, और वो कॉमन नाउन कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में कह देती हूँ कि वो इनडेफिनेट है, मतलब ज्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है। सेंटेंस में सिंपली कॉमन नाउन लिखा हुआ है जो सिंगुलर है, जैसे कि गर्ल, बॉय, बुक, पेन, ठीक है, चेयर, है ना। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस है, और उस नाउन के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, तो आप उस कॉमन नाउन के साथ क्या यूज करोगे? इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या यूज करोगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल यूज करोगे ए या एन। कैसे करोगे? देखो, जैसे मैंने कहा ही इज डैश टीचर। क्या कहा मैंने? ही इज डैश टीचर। ठीक है, ही इज डैश टीचर। अब कोई व्यक्ति है, आपने मुझसे पूछा ये कौन है, और मुझे पता है कि वो टीचर है, बस इतना ही पता है। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। उन सब के लिए जो क्या काम करते हैं? ज्ञान देने का, पढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए हम क्या बोलेंगे? टीचर। तो टीचर एक कॉमन नाउन है, आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज डैश। आपने मुझसे पूछा और मैंने कहा ही इज अ टीचर। मैंने कहा ही इज अ टीचर। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो कोई अध्यापक है। वो क्या है? कोई टीचर है। गौर से इस नाउन को देखो, ये जो कॉमन नाउन है क्या ये सिंगुलर भी है? क्योंकि टीचर्स तो नहीं लिखा है मैंने, सिंगुलर है। और हमारा ये जो सेंटेंस है इसका मतलब निकल रहा है कोई टीचर। इसका मतलब ये टीचर इनडेफिनेट भी है। अनिश्चितता इसके बारे में हमें नहीं पता कि वो किस सब्जेक्ट का टीचर है। ठीक है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे कॉमन नाउन का जब यूज हो आपके सेंटेंस में सिंगुलर और इनडेफिनेट तरीके से, तो आप उससे पहले क्या लगाते हो? इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे मैंने कहा शी हैज डैश पेन। ठीक है, शी हैज अ पेन। शी हैज अ पेन। इसका मतलब क्या है? इनके पास एक पेन है। पेन कैसा नाउन है? कॉमन। अब नीला है कि काला है, हरा है, बॉल पेन है कि जेल पेन है कि इंक पेन है, हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप किसी कॉमन नाउन को रेफर कर रहे हो सेंटेंस में, एंड दैट कॉमन नाउन इज सिंगुलर and indefinite also. So you can use indefinite article before that common noun. So this is rule number 1. तो मैंने आपसे कहा कि आपके सेंटेंस में कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, इनडेफिनेट है, तो उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओ। ये है कॉमन नाउन का रूल नंबर 1। तो पहले तो लिख लो कॉमन नाउन क्या है? ऐसे शब्द जो व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। इंग्लिश में लिखना है तो यू कैन राइट जनरल नेम फॉर द होल स्पीशीज। General name for the whole species. General name for the whole species. Then rule number 1 is, पहला रूल आपका क्या है? लिखो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल, ब्रैकेट में लिख लेना an, का यूज होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल a/n का यूज होता है। वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल a/n बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन।
ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दीज टू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ये एग्जाम्पल्स भी लिख लो। और ये जो टीचर है इसके पास ब्रैकेट में लिख लेना कोई अध्यापक, इंग्लिश में लिख लेना सम टीचर, कोई टीचर है वो, सम टीचर। तो आपको ये चीज जो है ये एज इट इज याद रहेगी। ठीक है, कोई अध्यापक, कोई क्या है वो, अध्यापक। हाँ हाँ, वह, ही इज अ टीचर, हम किसी लड़के या आदमी को रेफर कर रहे हैं, वह कोई अध्यापक है। बट ये अ टीचर जो है ना, ये आपको क्या बताता है सेंटेंस में, कि वो सम से मतलब है कि आप नहीं जानते हो कि वो किस चीज का टीचर है। ठीक है, वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर। ठीक है, लिख लिया सबने, डन। अब देखो कॉमन नाउन से रिलेटेड अगला जो इंपॉर्टेंट रूल है, ये लिख लिया ना सबने। कॉमन नाउन से रिलेटेड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है, कि अगर आपके सेंटेंस में क्या है, कॉमन नाउन है, और वह वो कॉमन नाउन जो है उसका कोई डिस्क्रिप्शन है, क्या है, डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है सेंटेंस के अंदर, और उस डिस्क्रिप्शन से वो कॉमन नाउन क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, यानी वो निश्चित हो जाता है। तो आप उससे पहले क्या यूज करोगे, डेफिनेट आर्टिकल। क्या यूज करोगे, डेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द, तो आप लगाओगे द। तो हमने कॉमन नाउन से रिलेटेड रूल नंबर 2 क्या देखा, कि अगर आपके सेंटेंस में डेफिनेट कॉमन नाउन है, शॉर्ट में हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर आपके वाक्य में क्या है, डेफिनेट कॉमन नाउन है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर डेफिनेट कॉमन नाउन। डेफिनेट कॉमन नाउन का मतलब कोई डिस्क्रिप्शन है। अगर उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप वापस लो यहां पर, तो अभी तक तो मैं कह रही थी ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर। ठीक है, ऑफ, अब वो किस चीज का टीचर है, हिस्ट्री का बना दिया हमने। तो हम क्या कहेंगे इस सेंटेंस को, ही इज द टीचर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये कॉमन नाउन जो है, ये कॉमन नाउन जो है ये डेफिनेट हो गया है। यहां पर ये कॉमन नाउन है, ये डेफिनेट हो गया है, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया हुआ है, तो ये कॉमन नाउन क्या हो गया है, डेफिनेट हो गया है। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर वो सेंटेंस हम ऐसे कर लें, थोड़ा और उसको मॉडिफाई करते हैं, सिमिलर सा ले लेते हैं सेंटेंस, शी हैज अ, शी हैज बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, शी हैज डैश बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। बुक क्या है, कॉमन नाउन है, और इसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, है ना, इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, द, शी हैज द बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंडियन ज्योग्राफी की भी तो बहुत सारी बुक होती हैं, पर आप मान लो, इसको समझो, कहना क्या चाह रहे हैं हम, वो इंडियन ज्योग्राफी की बुक जो आपको यहाँ पे क्या की गई है, सजेस्ट की गई है। ठीक है, फिर आप इसको समझो, तो इसमें क्या है, ये डेफिनेट हो गया ये कॉमन नाउन इस डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, ओके, समझ में आया, तो लिखो रूल नंबर 2, डेफिनेट कॉमन नाउन से पहले, डेफिनेट कॉमन नाउन से पहले, डेफिनेट कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। डेफिनेट कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा, द का यूज होगा। एडजेक्टिव लगा के भी कर सकते हो आप, अभी देखेंगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। नहीं, मैंने इसलिए तो नहीं कहा सिंगुलर, जरूरी नहीं है आपका कॉमन नाउन सेंटेंस के अंदर सिंगुलर हो,
वो प्लूरल भी हो सकता है, अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी, ठीक है। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, कोई पर्टिकुलर इंडियन ज्योग्राफी की बुक है ना, उसके रेफरेंस में हम कहेंगे शी हैज द बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। सॉरी, हाँ तो डिफाइन हो गया ना, वो डेफिनेट हो गई ना। भैया आप कोई किताब के लिए नहीं बोल रहे हो, आप क्या कह रहे हो, उसके पास किसकी किताब है? इंडियन ज्योग्राफी की किताब है। तो भी डेफिनेट है। हाँ तब भी वो डेफिनेट है। मैंने आपको वो बता ही दिया अभी कि आप यहां पर सोचोगे इंडियन ज्योग्राफी की बहुत सारी बुक है, अपने आप में ये भी डेफिनेट है। आप ये अज्यूम करो कि हम कौन से इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको पता है। समझ रहे हो आप? देखो, आर्टिकल्स जो होते हैं ना, जैसे द है, ए एन जो है, ठीक है, लिखते समय जैसे लिखा है आपने और अब आप उसको रीड कर रहे हो, तो ब्लंट रीडिंग के अंदर आपको बहुत सारे उसमें कंफ्यूजन होंगे। तो आपको इनको कैसे समझना पड़ेगा? बोलने के रेफरेंस में। जैसे आपने कहा कि मैंने उससे कहा प्लीज गिव मी द बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी दैट आई गेव यू, ठीक है, जो मैंने आपको दी, है ना। अब ये सेंटेंस जो है, अब जैसे सिंपली मैंने ऐसे कहा आई नीड द बुक, ठीक है, तो अब उसके इतना सा मैंने कहा आई नीड द बुक, राइट। अब जब मैं कह रही हूं आई नीड द बुक, अब वो लिखा हुआ तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब मैं मान लो इनसे कह रही हूं आई नीड द बुक, राइट, तो इसका मतलब ये रेफरेंस समझेंगी, ठीक है, ये रेफरेंस समझेंगी कि मैं जब इनसे पर्टिकुलरली कह रही हूँ आई नीड द बुक, तो इनको मालूम है मैं किस किताब के बारे में बात कर रही हूँ। अभी हम धीरे धीरे उसके ऊपर आएंगे तो आपको और चीजें जो है वो क्लियर होंगी कि कुछ नाउन जो है उसमें ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर वो रेफरेंस से क्या हो जाता है? डेफिनेट हो जाता है। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे देखोगे ना कि इंडियन ज्योग्राफी की तो इतनी सारी बुक है, तो आपको ये एग्जाम्पल जो है ये ठीक नहीं लगेगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी अप्लाई होता है। टीचर ऑफ हिस्ट्री, एंशंट का, मिडाइवल का, मॉडर्न का, राजस्थान हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, है ना, तो उसमें और स्पेसिफिकेशन में जाओगे तो फिर ये सेट नहीं होगा। ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। आप मानो कि हम जिस रेफरेंस में, जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो आपको पता है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? अब समझ में आया आपको? चलें आगे। चलो ये तो रूल नंबर 2 हो गया। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो किसी समूह का बोध करवाएं, और इनको हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ये क्या होते हैं? ये आपको देखो, कॉमन नाउन जो है ना वो तो और ब्रॉड है, क्योंकि वो आपको पूरी स्पीशीज के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है? ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप के बारे में। तो इस समूह के बारे में आपको बता रहा है। अब समूह क्या हो सकता है? जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लो, टीम, है ना, टीम एक समूह हो सकता है। जूरी भी समूह हो सकता है। स्टाफ भी समूह हो सकता है। हाँ, बंच भी अपने आप में क्या है? समूह है, ठीक है। आपका टीम है, जूरी, स्टाफ, बंच, मॉब, भीड़, एक जगह इकट्ठा है, वो भी एक क्या है? लोगों का समूह है, ठीक है। तो ये सब क्या है? समूह के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, फ्लॉक भी हो सकता है, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो आ जाएंगे। अब देखो, टीम, जूरी, स्टाफ, बंच, मॉब, ये अपने आप में क्या है? टीम के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब आपके सेंटेंस में ऐसे शब्द आप देखते हो जो किसको डिनोट करते हैं? टीम को, जो टीम के बारे में बताते हैं, और ये शब्द पूरे ग्रुप को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ये वर्ड जो है ये पूरे ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे ग्रुप को रेफर कर रहे हैं।
तो आप इसके साथ क्या करोगे? तो क्या करोगे? इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर काम में लोगे। क्या काम में लोगे? सिंगुलर वर्ब काम में लोगे। दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि यही शब्द मेंबर्स के बारे में बताएं। ये वर्ड जो है ये सेंटेंस में मेंबर्स के बारे में भी आपको बता सकते हैं। तो जब ये मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो आप क्या करोगे? प्लूरल नाउन वर्ब का यूज इनके साथ करोगे। क्या करोगे? प्लूरल वर्ब का यूज इनके साथ करोगे। कैसे पता चलेगा? सेंटेंस को पढ़ के। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसको लिखेंगे। जैसे आपके सामने सेंटेंस है द जूरी वॉज ऑब्लिक वर फॉर्म्ड इन 2020। तो ज्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं वॉज, इसलिए मैं मान लेती हूं वॉज और मैंने वर को हटा दिया। ठीक है। अब ये तो जानते हो कि वॉज जो है ये क्या है? सिंगुलर है। और वर क्या है? प्लूरल है। तो आपने मुझसे कहा कि आप इसमें वॉज लगाओ, है ना, और वर को हटा दो, क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है? द जूरी वॉज फॉर्म्ड इन 2020। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि जूरी जो है वो कब बनी थी? 2020 के अंदर। कब उसको फॉर्म किया गया था? 2020 के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये किसको रेफर कर रहा है? ग्रुप को। किसको रेफर कर रहा है? ग्रुप को। तो ये ग्रुप को रेफर कर रहा है, इसलिए हमने इसको एक यूनिट मान लिया। क्या मान लिया? यूनिट। और यूनिट मान करके हमने इसके साथ क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब। फिर है द जूरी वॉज ऑब्लिक वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ज्यादा सब स्टूडेंट ज्यादा मेरे को वर्ड सुनने को मिल रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या है? आप देखो, द जूरी, वही जूरी है, कलेक्टिव नाउन, है ना। और जूरी आप जानते हो ना, ऐसे लोगों का ग्रुप जो क्या करेंगे? डिसीजन लेने का काम करते हैं। ठीक है। जजमेंट का काम करते हैं। राइट। अब ये जूरी जो है इसके साथ आपने मुझे कहा कि वर लगा लो अब की बार। पहले जूरी के साथ आपने कहा था वॉज, अब आप कह रहे हो वर लगा लो, क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है? जूरी जो है वो डिवाइडेड है अपनी ओपिनियन के अंदर। तो डिवाइडेड है इसका मतलब क्या है? मेंबर्स हैं जो अपने मतों में बटे हुए हैं, अपनी राय में क्या है? बटे हुए हैं। तो यहां जूरी जो है ये मेंबर के बारे में बात कर रहा है ये शब्द। तो हम इसके साथ कैसी वर्ब लगा रहे हैं? प्लूरल वर्ब। ठीक है। अब देखो, आर स्टाफ मीट ऑब्लिक मीट्स ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग्स टू डिस्कस कस्टमर कंप्लेंट्स। मीट्स, ये सिंगुलर वाला। अच्छा, तो आप कहना चाहते हो कि हमारा जो स्टाफ है वो ट्यूसडे सुबह मिलता है, क्या करने के लिए? कस्टमर की शिकायतों को डिस्कस करने के लिए। और वो शायद उनका एक रूटीन प्रोसीजर है कि हर ट्यूसडे को सुबह सुबह मिलकर के पूरे हफ्ते की हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कस्टमर की क्या कंप्लेन आई है उसको बैठ करके क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये जो आर स्टाफ है ये क्या है? यूनिट है। यूनिट है, इसलिए क्या लगाया आपने? सिंगुलर वर्ब। अगला सेंटेंस देखो, आर स्टाफ वर्क हार्ड टू मीट ऑब्लिक मीट्स देयर गोल। हाँ, मीट्स, मीट, इसको काट दूं। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि हमारा जो स्टाफ है वो कड़ी मेहनत करता है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो ये मेंबर्स है, और ये मेंबर्स है इसलिए प्लूरल वर्ब। और आप कैसे पता कर रहे हो? शायद इस देयर को देख करके आप पता कर रहे हो। ठीक है। तो सेंटेंस में कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन जो हैं वो ग्रुप को रेफर भी कर सकते हैं और मेंबर को रेफर भी कर सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली उसके साथ वर्ब यूज करोगे। कैसे पता चलेगा? सेंटेंस को रीड करके आपको पता करना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखो, हाँ
हम्म हम्म देखो गोल्स जो होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट, गोल्स ऑर्गेनाइजेशन का तो होता है एक, और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो मेंबर होते हैं ना, उनके होते हैं पर्सनल। वो अपने पर्सनल गोल को पाना चाहते हैं और उनको पाने के दौरान वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ लॉजिक अप्लाई करोगे तो आप ये जानोगे। मान लो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हूं, आई एम एम्प्लॉय हियर, राइट। अब क्या मैं सिर्फ यहां पर इसलिए काम कर रही हूं कि मेरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो गोल है कि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन करवाना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना, ये पूरा हो पाए, सिर्फ इसीलिए काम कर रही हूं? हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पर्सनल गोल होता है, वो होता है मॉनेटरी बेनिफिट्स। समझ रहे हो आप? तो थोड़ा लॉजिकली इसको देखो आप। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर इसको देखो, वो अपना गोल पूरा करने के लिए वहां पर आते हैं। पर ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है काम एलोकेट करने का, काम करवाने का, वो ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों के पर्सनल गोल को पूरा करवाते हुए अपने खुद का जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्प्रिंग बोर्ड का गोल है ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए और ये और बड़े स्केल पर काम करे। पर अगर यहाँ पे मेरा पर्सनल गोल पूरा नहीं होगा तो क्या मैं यहाँ पे आके पढ़ाऊंगी? नहीं। समझ रहे हो आप? उस वे के अंदर ये सेंटेंस लिखा हुआ है। हाँ। हम्म हम्म हम्म। आपने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया विन द ट्रॉफी, वहां तो आपने गोल को क्या किया है, एकदम स्पेसिफाई करा है। ठीक है, पूरी जो इंडियन टीम है वो बहुत अच्छे से खेल रही है और क्या, जैसे इन्होंने कहा, किस लिए? ट्रॉफी के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, उसको यूनिट मानोगे। क्या मान लोगे आप उसको? यूनिट। आपको जो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, अभी हम जब और एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ। किसमें किसमें? इसमें? हाँ हाँ। तो भी जब सबका एक डिसीजन है तो वो वापस मेंबर को रेफर कर रहा है। हाँ 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 हाँ। ये देखो, ये इसमें कंफ्यूजन होता है, ये कैसे आएगा? ये एक ही दिन में नहीं आएगा। आप जैसे जैसे ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे ये टीम का एग्जाम्पल दे रहे थे, आर टीम इज द बेस्ट। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, पूरी टीम के लिए हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, पूरी टीम के लिए कह रहे हैं। तो ये आर टीम क्या किसको रेफर कर रही है, एक यूनिट को, या आप कह सकते हो ग्रुप को। ठीक है, इसलिए यहां पर सिंगुलर है। अब देखो, आर टीम, आर ऑब्लिक इज वेयरिंग देयर न्यू जर्सीज। अब वो उन्होंने अपनी नई जर्सियां पहनी है, तो पूरी टीम तो एक साथ एक जर्सी नहीं पहन लेगी ना, यूनिट मानोगे तो भी। ठीक है, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, मेंबर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, मेंबर के बारे में। तो यहाँ क्या आएगा, आर। ठीक है, ओके। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसमें ये भी कारण हो सकता है कि आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो, है ना। ये सब है क्या, इंटरप्रिटेशन का ही तो खेल है, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया तो मैं इसको इंटरप्रेट ऐसे कर रही हूँ, और वैसे लॉजिकली इसका इंटरप्रिटेशन यही होगा कि हर स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो उसका खुद का जो गोल है उसको पाने के लिए काम करता है, और अलोंग विद दैट एवरी स्टाफ इज ट्राइंग टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पहले खुद का गोल पूरा करेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन का भी साथ में पूरा करने के लिए काम करेगा। इतना भला कोई नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसी को पूरा करने के लिए काम करे। ठीक है, ऊपर से वहां पे गोल्स भी लिखा हुआ है। तो अब सेंटेंस को थोड़ा आराम से पढ़ो, सोचो, फिर देखो उसके अंदर क्या यूज होगा।
तो आप इसमें लिखो कलेक्टिव नाउन, डेफिनेशन लिखोगे कलेक्टिव नाउन की, ऐसे सिंपली लिख लो कलेक्टिव नाउन ग्रुप को रेफर करते हैं, कलेक्टिव नाउन ग्रुप को रेफर करता है, करते हैं, जैसे भी लिखना है आपको लिख लो। ये डेफिनेशन तो वैसे भी एग्जाम में नहीं लिखनी है आपको, समझ गए ना? कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखो, टीम, जूरी, स्टाफ, बंच, मॉब। लिख लिया सबने? अब इसमें लिखो आप, अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज ग्रुप के लिए हो, अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज ग्रुप के लिए हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। हाँ, सॉरी, क्या ये शब्द, ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है। आप इतना इम्पेशेंट मत हो, देखो सुनो आप मेरी बात, अभी कौन कौन से वर्ड्स देखने में आपको सिंगुलर लगते हैं पर उनका मीनिंग प्लूरल होता है, देखने में सिंगुलर लग रहे हैं पर उनका मीनिंग क्या है? प्लूरल, या देखने में प्लूरल लगते हैं पर उनका मीनिंग क्या है? सिंगुलर। वो सब हम डिस्कस करेंगे। जो आप अभी सोच रहे हो, आपको जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपको जल्दी है कि हमारा सिलेबस जो है वो फटाफट कंप्लीट हो जाए, हमको एक ही सेंटेंस में ग्रामर के सारे रूल आ जाएं, है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ड जो है ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो ये जो शब्द है ना, ये प्लूरल की तरह भी काम में आते हैं और सिंगुलर की तरह भी काम में आते हैं, अभी आपने सेंटेंस के अंदर देखा। ठीक है, तो दोनों की तरह काम में आते हैं। और वैसे ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिन पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको हम सेग्रीगेट करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या लिखा आपने? माइक दे दो, लाओ मेरे को। आपको जो भी डाउट है ना, देखो, आपको जो भी डाउट है आप क्लास के बाद पूछ लेना, मैं यहीं पे बैठी रहूंगी 5-10 मिनट। ऐसे क्या होता है ना, आप जो भी आपके जो क्वेश्चंस है उससे अननेसेसरली कंफ्यूजन भी। हाँ। हम्म। सेंटेंस को पढ़ के। हाँ, यूनिट, यूनिट काम का। और इंडिविजुअल उनका है ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा प्राइस मनी मिले, है ना, तो वो उनका इंडिविजुअल है। ठीक है, और बाकी आपको ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। ऑल राइट, ये माइक दे दो, लाओ मेरे को, इसको बंद कर दो आप। ठीक है, अभी पहले सुन लो, आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना वो मैंने सोच रखा है कि ये होगा, और उसको हम अभी आगे डील करेंगे। ठीक है, तो हमने कहां तक लिखा था, जरा बताना है। हाँ, के लिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और अगर कलेक्टिव नाउन मेंबर्स के लिए यूज हो, अगर कलेक्टिव नाउन मेंबर्स के लिए यूज हो, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो उसके साथ क्या यूज करोगे आप? प्लूरल वर्ब। ये एग्जाम्पल्स फिर आप लिख लेना, अभी मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। ठीक है, लिख लिया सबने? चेंज कर देती हूँ मैं स्लाइड को, ये एग्जाम्पल्स लिख लो आप। और इसके अंदर ये जरूर मार्क करना कि कहाँ पे ग्रुप है, कहाँ पे मेंबर है ना। और वैसे इतने ऐसे जो सेंटेंसेस है जिनमें इतना कंफ्यूजन अराइज हो कि ये इंडिविजुअल गोल है, ये उसमें वो आगे आपको बता रहा है, हिंट दे रहा है, हिंट दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? हिंट दे रहा है। तो एग्जामिनर का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको कैसे कंफ्यूज किया जाए, वो जस्ट क्या करेगा, आपका नॉलेज चेक करेगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है
जो एम्बिगुअस है तो वो क्या होता है? हाँ, लिख लिया सबने एग्जाम्पल? लिख लिया आपने? लिख लिया? चेंज कर दूं स्लाइड? अब चेंज कर दूं? अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कैसे वर्ड्स आएंगे जो आपको किसी क्वालिटी के बारे में बताए, ठीक है, इमोशन के बारे में बताए, किसी एक्शन के बारे में बताए, या किसी स्टेट के बारे में बताए आपको, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, और इसमें क्या आ जाता है? क्वालिटी, आपके इमोशंस, एक्शंस, ठीक है, और स्टेट। स्टेट राज्य वाला नहीं, अवस्था वाला, ठीक है? अवस्था जैसे चाइल्डहुड, यंग एज, पोवर्टी, गरीबी, ये सब क्या है? अवस्थाएं हैं। तो इनके बारे में बताया आपको। कोई क्वालिटी है जैसे कि ऑनेस्टी है, पंचुअलिटी है, डिसिप्लिन है, इंटेग्रिटी है, तो ये सब क्या है? क्वालिटी है, गुण है, इनके बारे में बताया। आपके जो इमोशंस है जैसे लव, फियर, अफेक्शन, ठीक है, हेट्रेड, है ना? तो ये सब क्या है? इमोशंस है। और एक्शन, रोना, हंसना, ठीक है, ये सब क्या है? आपके एक्शंस है। तो देखो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, चलो ये तो आप जानते हो, क्वालिटी, इमोशन, एक्शन और स्टेट वाले जो वर्ड्स हैं उनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखोगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो चीजें आती है जो कि इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब आप जानते हो ना, जो छू नहीं सकते, जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसमें कोई वेट नहीं है, जिसको आप खाली क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। तो वो सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, आप लोगों के पास एक माइक है, और वो सब क्या है? टेंजिबल है ना? वो सब क्या है? टेंजिबल है। और आप अचानक से कहते हो मैम नहीं लिखा, है ना? तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा पोलाइटली, प्लीज बी पोलाइट। तो ये पोलाइटनेस जो है ये क्या है? ये इंटेंजिबल चीज है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? सामने वाले व्यक्ति के अंदर फील कर सकते हैं। फील करने का मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे उसके व्यवहार के अंदर, ठीक है? तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड क्या बात आपको ध्यान रखनी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या यूज नहीं करते हम? क्या यूज नहीं करते एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले? आर्टिकल्स, ठीक है? नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं आ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत।
ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या है अपने आप में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। तो लिख लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले के आगे हाइफन लगा के लिख लेना क्वालिटी, इमोशन, एक्शन, स्टेट। क्वालिटी, इमोशन, एक्शन, स्टेट। क्वालिटी, इमोशन, एक्शन, स्टेट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या नहीं यूज करते हैं हम? आर्टिकल का। ठीक है, अब चलें आगे। देखो इस सेंटेंस में क्या एरर है, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ए, पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा पीपल रिस्पेक्ट हिज ऑनेस्टी। ठीक है, पीपल रिस्पेक्ट हिज ऑनेस्टी। पीपल एडमायर हर पंक्चुअलिटी। ठीक है, अब देखो लव कैन मेक पीपल डू स्ट्रेंज थिंग्स। लव कैन मेक पीपल डू स्ट्रेंज थिंग्स। द लव कैन मेक पीपल डू स्ट्रेंज थिंग्स, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? द। तो बस आपको सिंपल से एक बात क्या याद रखनी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चले आगे, लिखने एग्जाम्पल्स। लिख लो, लिख लो। हाँ, कैसे कैसे सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल देख के बताओ आप कैसे। हाउ? हाँ, लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड ये अगली कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। लिख लिया आपने? चलो, अच्छा देखो इसमें रूल नंबर 2 जो है वो क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भी कैसा हो रहा है? डेफिनेट हो रहा है। कैसा हो रहा है? जैसे आपने जो अभी बोला था ना कि हम किसी से एसोसिएट कर रहे हैं, उसको जोड़ करके देख रहे हैं, तो मैं वही चीज आपको बता रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या हो जाए, जनरल स्टेटमेंट के अंदर काम नहीं आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कैसा हो रहा है? डेफिनेट हो रहा है, मतलब आपने उसको किसी चीज से एसोसिएट कर दिया है। तो मैं कह रही हूं कि वो डेफिनेट हो रहा है, तो आप उससे पहले क्या लगाओगे? द। तो आप उससे पहले यूज करोगे डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, ओके। तो आपके सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप किसी से एसोसिएट करो, किसी से जोड़ करके देखो। ठीक है, किसी को रेफर करते हुए देखो, तो आप क्या लगाओगे उससे पहले? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे। ठीक है, तो आप लिखो रूल नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर डेफिनेट हो, वापस डेफिनेट का मतलब है किसी चीज से जुड़ा हुआ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर डेफिनेट हो तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर डेफिनेट हो तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, लिख लिया सबने? चले आगे। आपके सामने एक सेंटेंस है, आई लाइक डैश म्यूजिक। अब ये आई लाइक म्यूजिक होता ना, मान लो ये नहीं है, यहां पर छुपा देते हैं इसको। आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक अ म्यूजिक नहीं,
देखो वो क्वालिटी, स्टेट, इमोशन और उनके अलावा भी मैंने आपको ये चीज क्यों कही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंटेंजिबल होता है क्योंकि उसको आप फील करते हो। तो म्यूजिक भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो इससे पहले आप क्या नहीं लगाओगे, आर्टिकल। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप इंग्लिश में बात करना जानते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो किसी के साथ, वहां पर म्यूजिक प्ले हो रहा है ना। अब आपने कहा आई लाइक द म्यूजिक, तो इसका मतलब सामने वाला रेफरेंस से समझ रहा है आप किस म्यूजिक की बात कर रहे हो जो वहां पर चल रहा है। ठीक है। अब आपको लगेगा ऐसा सेंटेंस एग्जाम में नहीं आएगा, वो बोलने के लिए आपको बता रही हूं मैं। ठीक है। अब इसको मैंने आगे लिख दिया, आई लाइक डैश म्यूजिक ऑफ ए आर रहमान। किसका म्यूजिक, ए आर रहमान का। तो ये म्यूजिक जो है, ये हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेट टाइप के म्यूजिक की बात कर रहे हैं। और वो किसका म्यूजिक है, वो है ए आर रहमान वाला, तो वो हमको पसंद है। ठीक है। फिर देखो, द डैश न्यूज ऑफ द ट्रबल इन यूएसए वॉज डिस्टर्बिंग। न्यूज, खबर, एब्स्ट्रैक्ट है। खबर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो हम कह रहे हैं कि वो कैसी थी, बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, परेशान करने वाली। पर कौन सी न्यूज है वो, यूएस के अंदर कोई ट्रबल है, मान लो यूएस के अंदर कोई ट्रबल है ना। जैसे आप वो वाला एग्जाम्पल ले लो, जब कोरोना वायरस वाला, हाँ पेंडेमिक वाला जो समय था वो पीक पर था, और आपने देखा होगा कि यूएस से ऐसी न्यूज आ रही थी कि जब गवर्नर ने वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, तो लोग बाहर निकले घर से और उन्होंने कहा कि हम मास्क नहीं पहनेंगे। देखी थी ना आपने न्यूज वो, हम इस लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे। और जो गवर्नर्स ऑफिस थे वहां पर, उसके बाहर जाके वो लोग क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रैफिक जाम उन्होंने कर दिया था। उस ट्रैफिक में आपने ये वीडियो भी देखा होगा कि एक डॉक्टर हॉन्क कर रहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं जा नहीं पा रहा। और यूएस में डेथ भी बहुत बड़े नंबर्स के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो मान लो वही न्यूज है, तो ये न्यूज क्या है, डेफिनेट न्यूज है। ठीक है। तो हम यहां क्या लगाएंगे, द। लव, दैट, लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। दैट शी हैज, किसके लिए, डॉग्स के लिए। कैसा है, अमेजिंग। ठीक है। डॉग लवर्स होते हैं लोग, है ना, पेट लवर्स होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, लव दैट शी हैज, किसके लिए, डॉग्स के लिए। तो ये लव जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया है, डेफिनेट हो गया है डिस्क्रिप्शन से। फिर है डैश हैप्पीनेस, पीपल फील हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट है। पर कौन सी हैप्पीनेस, जो लोग अपने वेडिंग डे पर फील करते हैं, वो ज्यादा समय तक नहीं रहती है, डजंट ऑफन लास्ट। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, द। द हैप्पीनेस पीपल फील ऑन देयर वेडिंग डे डजंट ऑफन लास्ट। वॉट इज डैश ट्रुथ, ट्रुथ एब्स्ट्रैक्ट है, सच। ठीक है। पर कौन सा सच, अबाउट सीक्रेट गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज, गवर्नमेंट की रहस्यमयी कॉन्स्पिरेसीज जो है उससे रिलेटेड हम पूछ रहे हैं। व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट सीक्रेट गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज। तो यहां पर भी क्या आएगा, द, क्योंकि ट्रुथ किससे रिलेटेड है, सीक्रेट गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज से रिलेटेड है। व्हाट डू यू थिंक वेदर विल बी लाइक यस्टरडे। अब वेदर भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। हमने उसको जोड़ दिया कल वाले से, किससे जोड़ दिया, कल वाले से। तो हम यहां क्या लगाएंगे, द। वॉट डू यू थिंक द वेदर विल बी लाइक यस्टरडे। ठीक है। लिखो आप इन एग्जाम्पल्स को। हाँ, किसका, सिक्स्थ वाले का। हाँ, सिक्स्थ वाले का। इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, और गर्मियों का मौसम है, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है, 25-26 जून का दिन है, और कल जो बीत गया बहुत अच्छी बारिश हुई थी,
पहली बारिश मान लो आप, और आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, आपको बादल दिख रहे हैं, और आपने अपने दोस्त से पूछा व्हाट डू यू थिंक द वेदर विल बी लाइक यस्टरडे, ये मतलब इसका, समझ गए? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? टुमारो वाला बताओ, टुमारो वाला, आई विल एक्सप्लेन दिस। ठीक है, लिख लिया है सबने? लिख लिया? लिख लिया? हाँ लिख लो, हाँ लिखो, इसको प्रैक्टिस होगी ना भाई। इंक बचा के और पेपर बचा के आपको क्या करना है? अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है तो आपकी कंपैरेटिवली स्पीड भी स्लो होगी। अब क्या आपके पास इतना समय है कि आप घर जाके स्पेशली 2 पेज इंग्लिश के इसलिए लिख रहे हो ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो जाए? ये छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से इंग्लिश नहीं पढ़ी है, तो उनको आप फाइंड आउट करो, ठीक करो। है इतना समय? नहीं है, तो इसलिए क्लास में ही लिख लो। ठीक है, तो छोटी मोटी स्पेलिंग्स जिनको आप कॉन्शियस होकर के गलती कर देते हो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया आपने? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, चलो फिर आगे। डैश नॉलेज इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज स्ट्रेंथ। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं आएगा? या आएगा? डैश नॉलेज इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज स्ट्रेंथ। ये एक जनरल स्टेटमेंट है ना, कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और अपना शरीर जो है बस उसी पे पैसे खर्च कर रहे हो, प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते जा रहे हो, तो आपसे कोई कहता है कि नॉलेज जो है, ठीक है, वो भी इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज, उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की स्ट्रेंथ। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब आपने द नॉलेज कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक। कौन सी स्पेसिफिक नॉलेज? तो इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो, डैश नॉलेज ही गेन्ड फ्रॉम वर्किंग एज अ यंग मैन वॉज एसेंशियल फॉर हिज लेटर लाइफ। क्योंकि कौन सी नॉलेज जो उसने तब गेन करी थी जब वो यंग मैन, मतलब मान लो कॉलेज के टाइम जब अपनी उसकी एज जो है वो कम थी, तब उसने क्या करी थी? गेन करी थी। वो एसेंशियल थी, बहुत जरूरी थी। किसके लिए? उसके बाद वाले जीवन के लिए। ठीक है, तो ये नॉलेज जो है ये स्पेसिफिक हो गई है क्योंकि उसने कब गेन करी थी? जब वो यंग था। मान लो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उस समय काम करता होगा, कुछ सीखा होगा उसने, स्किल्स जो है वो सीखी होंगी, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? द। ठीक है, जैसे स्टीव जॉब्स कहते थे कि आप सभी जानते हो स्टीव जॉब्स जो है वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था उन्होंने, ग्रेजुएशन नहीं करी थी। तो जब वो कॉलेज गए थे तो उनको कॉलेज के अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में जो वो वहां पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कॉलेज जाने बंद कर दिया और उन्होंने क्या सीखा? कैलीग्राफी। तो अब आपको लगेगा एप्पल कंपनी का जो फाउंडर है, जिसने एप्पल का मोबाइल बनाया, वो इंसान जो था उसने क्या सीखा? कैलीग्राफी। फोन बनाना नहीं सीखा उसने, कोई टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग नहीं करी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं करी, ठीक है, और भी जो भी टिपिकल स्पेशलाइजेशन होते हैं गैजेट्स बनाने के, उसमें उसने नहीं सीखा, उसने कैलीग्राफी सीखी। पर कभी आपने उनका इंटरव्यू सुना हो तो कहते हैं कि वो जो कैलीग्राफी मैंने सीखी थी, कैलीग्राफी आप जानते हो ना, सुंदर तरीके से अपन ऐसे लिखते हैं, है ना, ये जो लिखने के स्टाइल और ये सब फॉन्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो ये उन्होंने सीखा। तो वो कहते हैं कि वो जो मैंने कैलीग्राफी सीखी थी ना, उसने मुझे मदद दी आईफोन को इतना कॉम्पैक्ट और इतना अच्छा बनाने में। ठीक है, या उन्होंने जो पहले एप्पल के जो डेस्कटॉप आया करते थे जिनमें पहली बार माउस आया, और
वर्ड, ये जो ऑफिस होता है इसमें कई तरीके के फॉन्ट्स आए, वो सब एप्पल ने पहले बनाया था, तो वो कहते हैं उस कैलीग्राफी की लर्निंग की वजह से मैं वो कर पाया। क्योंकि कैलीग्राफी में आप क्या सीखते हो, स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है ना, और कैसे और सुंदर स्ट्रीमलाइन तरीके से लेटर्स को लिखना है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई होता है, समझ रहे हो आप। अब देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ। बिलीफ, अपने ऊपर क्या होना जरूरी है, विश्वास। तो यहां पर ये जो बिलीफ है ये कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, है ना, ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, तो हम इसको कुछ नहीं यूज करेंगे। ही डिडंट एग्री विद डैश बिलीफ, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा बिलीफ, कि लोग नेचुरली क्या होते हैं, अनकाइंड, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, निर्दयी, वो नहीं मानता। ही डिडंट एग्री, वो नहीं मानता, क्या नहीं मानता, कौन सा बिलीफ नहीं मान रहा है वो, कि लोग नेचुरली क्या होते हैं, अनकाइंड होते हैं। तो ये बिलीफ, एक पर्टिकुलर बिलीफ के बारे में बात की जा रही है। हाँ, क्या हो गया, किसी की कंटिन्यू अभी आवाज आ रही थी इधर से, कोई कुछ कह रहा था, तो फिर आवाज कहां से आ रही थी, जब कोई आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आवाज कहां से आ रही है। ये क्लास है, कोई सब्जी मंडी नहीं है, डिसिप्लिन को आप बना के रखो, ठीक है। ही डिडंट एग्री विद द बिलीफ दैट पीपल आर नेचुरली अनकाइंड, तो यहां पे बिलीफ क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। लिख लो इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख लो जो आपको याद रखने के लिए अप्रोप्रिएट लग रहे हैं इसको। हाँ हाँ, देखो वैसे न्यूज जो होता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट है, कैसे खबर के फॉर्म में आप उसको ले रहे हो, कि आपको कोई खबर मिली उसको आप न्यूज कह रहे हो। और वैसे जो है ना ये न्यूज, आप उसको देखो तो वो अनकाउंटेबल है, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। हम्म, प्रैक्टिस से यहां मालूम चल रहा है, एग्जाम ऐसे मत सोचो एग्जाम में नहीं मालूम चलेगा। आप अभी से वो कहते हो ना, इतना ऐसे मत सोचो कि एग्जाम में नहीं पता चलेगा, आप यहाँ पे समझ रहे हो तो एग्जाम में क्यों नहीं पता चलेगा। इट इज मोर और मोर और इट इज सिमिलर टू योर मैथमेटिक्स। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, यहाँ पे करते हो, तो उसमें भी सोचते हो कि यहाँ तो कर लिया, एग्जाम में कैसे करूंगा। जब आप उसकी रिक्वायर्ड लेवल पर एडिक्वेट प्रैक्टिस कर लेते हो, जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी कर लेते हो, तो फिर आपको क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आप कोशिश करोगे अच्छे से तो एग्जाम के अंदर वो ही आएगा जो आपको आता है, ठीक है। ये सोच करके आप पढ़ो, अभी से सोचोगे ना इधर तो मुझे समझ में आ गया है, पर वहां नहीं समझ में आएगा, तो आपको आता भी होगा तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे मत सोचो आपके वहां नहीं आएगा, ठीक है, ओके। और वैसे देखो ये जो है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम आर्टिकल्स जो है वो अच्छे से पढ़ सके इसलिए अपना थोड़ा सा नाउन से रिलेटेड नॉलेज ब्रश अप कर रहे हैं। ये कोई नाउन के एरर आपसे वहां पे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और कोई नाउन से रिलेटेड चीज आ भी गई तो वो आर्टिकल के रेफरेंस में पूछा जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आए इसलिए हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ही डिडंट गेट, ऐसे आएगा, प्रैक्टिस करते जाओ। ही डिडंट गेट जस्टिस, जस्टिस न्याय, न्याय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, और कौन सा, जो वो डिजर्व करता है। ही डिडंट गेट जस्टिस ही डिजर्व्ड, तो यहां क्या लगाएंगे हम, द। डैश लव अ पेरेंट हैज फॉर देयर चाइल्ड इज ऑफन वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कौन सा प्यार जो पेरेंट्स का है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, वो कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहां क्या आएगा, द। इन अ रिलेशनशिप डैश ट्रस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि एक रिलेशनशिप में क्या होता है, ट्रस्ट जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको लगेगा कि रिलेशनशिप का ट्रस्ट, तो डेफिनेट है, तो द क्यों नहीं लगाया, काट कैसे दिया, है ना, क्योंकि ट्रस्ट तो किस में होता है, रिलेशनशिप में होता है। और रिलेशनशिप
इसका आपने अपने दिमाग में क्या पिक्चर बना रखी है? आपके ब्लड रिलेशनशिप, आपके मित्र, दोस्त, ये सारे, है ना? लेकिन ये तो आपके इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है? इनफॉर्मल। आपके फॉर्मल रिलेशनशिप भी होते हैं। कहाँ होते हैं? जब आप जॉब करने जाते हो आपके वर्क प्लेस पे, वो भी क्या है? रिलेशनशिप है। वहां पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉयर आपको भगा देगा, निकाल देगा। ठीक है? आप मार्केटर हो, सेलिंग का काम करते हो, कस्टमर से डील करते हो, तो वो भी क्या है? रिलेशनशिप है। वहां पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है? आप यहाँ पढ़ने आते हो, स्टूडेंट हो, यहाँ टीचर है, ये भी क्या है? एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट, और ट्रस्ट क्या है यहाँ पर? जनरली काम में लिया गया, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है? ही कुडंट डिस्क्राइब द डैश हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कौन सी वाली? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही फेल्ट, जो उसने फील करी थी, कब? व्हेन ही फाइनली गॉट होम, जब उसे क्या मिल गया था? घर, वो वाली खुशी। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? द। इससे पहले, सॉरी पहले से ही लगा हुआ है ना, ये लो, ये ऐसे हो गया। ठीक है? अब सही है? ठीक है, लिख रहे हैं एग्जाम्पल्स? लिख लो, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लिख लो, 4 है वैसे, 2 लिख लो इसमें से। हाँ, नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है। देखो, लव किसके लिए? किसका? पेरेंट का। किसके लिए? बच्चे के लिए। ठीक, हाँ, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है। अब देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे इलैबोरेशन के बारे में, क्योंकि आपको साथ के साथ वो भी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की क्लास आपकी 2 बजे तक की थी ना? हाँ, तो वी हैव 10 मिनट्स मोर। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट और है, तो उसमें अब हम इसके बाद क्या देखेंगे? इलैबोरेशन, है ना? और ये आपकी दूसरी क्लास है, इतना पैनिक में मत आओ आपकी ये क्या हो गया, हमको कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं, सब पता चलेगा। धीरे धीरे आप इसको पढ़ोगे और आपको चीजें जो है वो आती जाएंगी। ठीक है? अब इसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा वो लिख रहे थे क्या? सॉरी, लिख लिया सबने? लिख लिया? लिख लिया सबने? अब हम नेक्स्ट चीज जो देखेंगे वो है इलैबोरेशन। इलैबोरेशन क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? विस्तार से लिखना। ठीक है? और आपको इसमें करना क्या है? ये 10 नंबर का क्वेश्चन था पिछले वाले मेंस के अंदर, और इसमें आपको दिया जाता है एक प्रोवर्ब। क्या दिया जाता है? प्रोवर्ब, है ना? एक लोकोक्ति, कहावत दे दी जाती है, और आपको क्या करना होता है? उसको इलैबोरेट करना होता है। जैसे मैंने लिखा, all's well that ends well। ठीक है? मैंने कहा all's well that ends well, ये क्या है? प्रोवर्ब है। इसका मीनिंग हिंदी में क्या है? अंत भला तो सब भला। ठीक है? अब मान लो ये आपके एग्जाम में आया है, तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको इसका लिखना है मीनिंग। इजी लैंग्वेज के अंदर, यानी इंग्लिश में ही आप इसका क्या लिखोगे? मीनिंग। 2 to 3 लाइन्स के अंदर लिख दो। ठीक है? उसके बाद आप दोगे इसके बारे में आपके तर्क, कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये प्रोवर्ब क्यों कहा जाता है, लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, वो सारे आप बातें 10 लाइन के अंदर लिखोगे। और उसके बाद आप करोगे कंक्लूड। तो लास्ट में आएगा आपका निष्कर्ष, या मैं कहूं कंक्लूजन, 2 to 3 लाइन्स के अंदर। तो ये एक सिंपल सा क्या है? इलैबोरेशन का स्ट्रक्चर। इसमें कोई ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है। जितनी जल्दी आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, ये उतना ही अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है? जैसे आपने मुझे कहा ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो कई सारे प्रोवर्ब, जैसे इसका तो आपने फटाफट हिंदी मीनिंग बता दिया, कई सारे प्रोवर्ब्स जो हो सकते हैं वो इतने कॉमन ना हो, तो आपको उनका मीनिंग बताना है,
या उनके वर्ड मीनिंग के पीछे आप जाओ तो कुछ और मीनिंग निकल रहा है। जैसे आपके हिंदी में ही कहते हैं हम नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब आप जानते हो किस कंटेक्स्ट में वो कहते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब है कि खुद को जब कोई काम नहीं आता है तो आप दूसरों पर ब्लेम जो है उसका ट्रांसफर करते रहते हो, यू ट्राई टू पुट ऑन ब्लेम्स ऑन अदर्स, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब किसी को हिंदी नहीं आती हो, कोई जर्मन है वो हिंदी सीख रहा है, तो उसको क्या लगेगा, नाचना नहीं आता है तो आंगन जो है वो टेढ़ा है ना। वैसा ही इंग्लिश में भी प्रोवर्ब के साथ हो सकता है। तो आपको पहले इसका सिंपल मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करना होता है, फिर आप इसके लिए तर्क बताओ, आप इसके फेवर में भी बताओ कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ऐसे बोला जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हर जगह अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो भी आप उसमें बता सकते हो। लास्ट में क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आपको मान लो यही लिखने के लिए कहा गया है तो आप इसको कैसे लिखोगे। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल कैसे लिखोगे, पहले तो 2 लाइन में आप इसका मीनिंग बताओगे, है ना, कि आपने लाइफ के अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो पा लिया, ठीक है। तो आपने उसके लिए जितनी भी हार्डशिप्स कठिनाइयां झेली हैं, अब आप उनको दुख को भूल जाओ एंड एंजॉय योर सक्सेस। जो आज आपके पास है उसको एंजॉय करो, और जो पुराना आपके साथ बुरा हुआ उस दौरान उसको भूल जाओ, उसको लेकर के बैठे मत रहो, रोते मत रहो। ये इसका कहने का मतलब, ठीक है। अब आप इसके बारे में बता दोगे कि हाँ ये इंसान को पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, उसको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आशावादी बनाता है ना। उसका जो देखने का या चीजों को समझने का तरीका है, उसके अप्रोच को पॉजिटिव कर देता है कि हर चीज में नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, पर आप पॉजिटिव साइड को देखो, ठीक है। उससे क्या होता है, उस इंसान में एनर्जी रहती है, वो हर समय पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है, आगे भी नेक्स्ट गोल के लिए वो अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है। और आप इसको अपनी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने लॉजिक्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सब करेंगे। अभी भी मैं आपको राइट अवे बोलूं कि लिखो इसको, तो आप सब इसमें लिखोगे। हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कोई कहे कि ये तो इसके जो ये कह रहा है वो आप बता रहे हो, जरा इसको काउंटर भी करो, तो आप कैसे इसको काउंटर करोगे। काउंटर मतलब आप जानते हो, इसको इसको इसके ऑपोजिट में, मतलब ये जो कह रहा है इसके ऑपोजिट में आप कैसे बोलोगे। ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है, मान लो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि समटाइम्स व्हेन वी यूज रॉन्ग मीन्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मान लो किसी का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, अब वो पैसे कैसे कमा रहा है, गलत तरीके से, तो आपने इसको काउंटर कर दिया। यानी उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका एंड, उसको क्या चाहिए कि मुझे पैसे वाला बनना है, वो पैसे वाला बन गया पर बहुत गलत काम करके बना। तो ये यही कह रहा है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, है ना। इसका मतलब क्या है, सब ठीक है अगर अंत भला है। तो यानी आप पैसे वाले बन गए, अब कैसे भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी आप इसको मान सकते हो। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से इसके अंदर लॉजिक जो है वो लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि इसमें जो अजम्पशन है वो बहुत अनजस्टिफाइबल है, क्योंकि हमेशा आपका जो एंड है वो पा लेना ही इनफ नहीं होता है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट टू अटेन द गोल, what is more important that how you are attaining your goal। आप इसको और अच्छा कैसे कह सकते हो, जैसे किसी ने अभी मेरे को यहाँ पे कहा मीन्स, मैंने सुना, बहुत अच्छा, गांधी जी का आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे तो एग्जामिनर के लिए आप कौन हो, है ना। पर आप गांधी जी का नाम लिख करके अगर कहते हो कि गांधी जी क्या कहते हैं, आपका साधन तभी शुभ है जब आपने सही या अच्छे या शुभ साध्यों का प्रयोग किया है उस साधन तक पहुंचने के लिए। जैसे गांधी जी कहते थे सबको क्या चाहिए, अच्छा हाँ, आपका साध्य तब, आपका जो साध्य है वो तभी शुभ माना जाएगा जब आपने सही साधन का प्रयोग किया है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, योर एंड इज कंसिडर्ड गुड ओनली व्हेन यू हैव यूज्ड गुड मीन्स टू अचीव दैट, ठीक है। तो गांधी जी ये कहते हैं। एग्जाम्पल आप और दे सकते हो, गांधी जी भी कहते थे कि हमें आजादी चाहिए, राइट। सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे, भगत सिंह भी कहते थे, पर गांधी जी क्या कहते थे कि ब्लड रेवोल्यूशन करके किसी को मार के हमको आजादी नहीं चाहिए। आजादी हमको कैसे चाहिए, नॉन वायलेंस से, अहिंसा से।
तो वो क्या कहते थे कि अगर हिंसा करके आपको आजादी मिलती है, जो आपका गोल है वो आपने पा लिया, तो ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप लॉजिक इसमें लिख सकते हो, फिर आप इसको वापस क्या कर सकते हो, बैलेंस करने के लिए कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, आप कल करके लाना।